Hello students, my name is Chandani and today we are going to discuss the third part of globalization and Indian economy. So in our previous part we discussed about production across the countries, कैसे अलग अलग countries में production हो रहा है, कैसे वो interlinked है. फिर हमने डिस्कस किया था फॉरेन ट्रेड क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है. फिर उसके बाद हमने ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस किया था, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं ग्लोबलाइजेशन के अंदर, कौन कौन से फैक्टर्स जो सपोर्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन को, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस वीडियो में. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, जिसे शॉर्ट फॉर्म में WTO भी कहते हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे. फिर हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है हमारे इंडिया के ऊपर, और स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, कैसे फेयर ग्लोबलाइजेशन को एंश्योर किया जा सकता है, वो सब कुछ हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले ये जो पूरा चैप्टर है इसमें चलेगा कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, इनमें कैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, इनके क्या अलग अलग इम्पैक्ट्स हुए, और कैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इंश्योर कर सकती हैं कि उनके सारे लोगों को इक्वल बेनिफिट हो ग्लोबलाइजेशन के. तो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट के अंदर. देखो, जो वर्ल्ड ट्रेड होता है, वर्ल्ड ट्रेड में क्या होगा, इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा, गुड्स का, सर्विसेज का. तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड होता है इसे रेगुलेट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. क्या करती है, ये रेगुलेट करती है किसको, वर्ल्ड ट्रेड को. तो जो भी रेगुलेशन का काम है वर्ल्ड ट्रेड का, वो करती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका बेसिकली एम क्या है, इसका एम है जितनी भी कंट्रीज हैं जिन्होंने ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं, उन ट्रेड बैरियर्स को हटाना, इसका काम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का. उन्हें रेगुलेट करना, वर्ल्ड ट्रेड को रेगुलेट करने का काम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का. तो इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन whose aim is to liberalize इंटरनेशनल ट्रेड. आपको ये याद रखना है कि WTO का एम क्या है. तो क्या एम है इसका, लिबरलाइजेशन करना, किसका, ट्रेड का. जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं उन्हें हटाना. और इसमें प्रेजेंटली कितनी कंट्रीज हैं, 164 कंट्रीज हैं. कितनी कंट्रीज हैं, 164 कंट्रीज. तो जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये बनाया था डेवलप्ड कंट्रीज ने मिलके. डेवलप्ड कंट्रीज मतलब यूएस, ब्रिटेन, इन कंट्रीज ने मिलके क्या बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो वर्ल्ड ट्रेड को रेगुलेट करे. मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड हो रहा है उसके रेगुलेशन के लिए किसको बनाया गया था, उसके रेगुलेशन के लिए बनाया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को. अब देखो, ये डेवलप कंट्रीज ने मिलके बनाया, तो ये ज्यादा बेनिफिट भी किसको करता है, डेवलप्ड कंट्रीज को ही करता है. तो ऐसा होता है कि जो डेवलप कंट्रीज है उन्हें इससे ज्यादा फायदा मिल रहा है, किससे, लिबरलाइजेशन से ज्यादा फायदा मिल रहा है, किसके कंपैरिजन में, डेवलपिंग कंट्रीज के कंपैरिजन में. तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस है, इसको क्या हो रहा है, ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, किससे, फ्री ट्रेड पॉलिसीज से. मैंने आपको बताया था लिबरलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन होता है जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं उन्हें हटाना, वो क्या है, लिबरलाइजेशन का पार्ट है. तो क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने सारे जो ये फैक्टर्स थे उनको इंश्योर किया कि इजीली वर्ल्ड ट्रेड हो सके, और ट्रेड पॉलिसीज ऐसी बनाई कि सारी कंट्रीज में इजीली सारा गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो सके. पर इसका अगर हम फायदा देखते हैं, इसका जो बेनिफिट अगर हम देखते हैं, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज को कंपैरिजन में ज्यादा हो रहा है, किससे, डेवलपिंग कंट्रीज से. क्योंकि ये किसने बनाया है, ये बनाया है डेवलप्ड कंट्रीज ने मिलकर बनाया है. फिर जैसे कि हम बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की. अब इंडिया के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर क्या होता है, कंपैरेटिवली जो यूएस होता है या WTO क्या बोलता है कि इन पे जो सब्सिडी है वो कंपैरेटिवली आप कम दो. WTO हमेशा आर्ग्यू करता है कि आपको इस पे सब्सिडीज क्या होंगी, कम देनी चाहिए अपने जो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर. फिर हम बात करते हैं लो प्राइसेस यूएस प्रोडक्ट्स हार्म्स फार्मर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज. जो यूएस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सब्सिडीज देते हैं अपने फार्म प्रोडक्ट्स पे. और जो कंट्रीज है जैसे कि इंडिया है या बांग्लादेश है, इनको क्या बोलते हैं कि जो आपके फार्म प्रोडक्ट्स है आप इन पे सब्सिडी मत दीजिए, और अपने स्टैंडर्ड्स, जैसे कि सोचो इंडिया का कोई भी फार्म प्रोडक्ट है अगर उसे वहां सेल करना है, उसे यूएस के अंदर सेल करना है,
तो उसके स्टैंडर्ड्स इतने ज्यादा हाई होंगे कि वो स्टैंडर्ड इंडियन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, बीट नहीं कर पाते कई बार। और इतने ज्यादा कॉस्ट, मतलब इंडिया के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली क्या हो जाते हैं, वहाँ पे सब स्टैंडर्ड्स को फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। तो इंडियन जो फार्मर्स होते हैं उनको इस चीज का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। किस चीज का? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो ये पॉलिसीज है उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है इंडियन फार्मर्स को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब्सिडी क्या होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि राशन की जो शॉप्स हैं वहां पर व्हीट और राइस 1 रुपीज पर केजी और 2 रुपीज पर केजी के अकॉर्डिंग मिलता है। पर क्या उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1 रुपीज पर केजी या 2 रुपीज पर केजी होता है क्या? नहीं, गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज देती है और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें क्या करती है, प्रोवाइड करती है। तो इसे बोलते हैं सब्सिडी। वैसे ही फार्मर्स को क्या दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है अपने इनपुट्स पे, ताकि वो इजीली फार्मिंग कर सके। तो डब्ल्यूटीओ का क्या काम है? डब्ल्यूटीओ क्या करता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्हें क्या बोलता है कि जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं ये सारे ट्रेड बैरियर्स हटा दो, सब्सिडीज मत दो अपने फार्मर्स को। बट अगर हम बात करें डेवलप कंट्रीज की, तो डेवलप कंट्रीज अपने फार्मर्स को सब्सिडीज देती हैं। अगर हम अपने फार्मर्स को, जैसे कि इंडिया है, इंडिया अगर अपने फार्मर्स को सब्सिडीज नहीं देगा तो उनके जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। और अगर यूएस अगर सब्सिडीज देगा तो वहां पे प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसी भी प्रोडक्ट की वो कंपैरेटिवली क्या होगी, लो होगी। तो उससे क्या होगा, जो यूएस का प्रोडक्ट है उसकी प्राइस वर्ल्ड लेवल पे क्या होगी, उसकी प्राइस वर्ल्ड लेवल पे कम होगी कंपैरिजन में इंडिया के प्रोडक्ट के। तो क्या होता है, ये क्या होता है, एग्रीकल्चर सब्सिडीज में सबसे बड़ा हार्म है। तो क्या हुआ, ये क्या पॉइंट ऑफ कंसर्न हुआ कि डेवलप कंट्रीज सब्सिडीज दे रही हैं बट डब्ल्यूटीओ क्या कर रहा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको सब्सिडीज देने के लिए मना कर रहा है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज है subsidized while pressuring developing countries to stop supporting their own farmers। तो उन्होंने क्या किया, अपने फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए मना किया। किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को। जैसे कि इंडिया जैसी कंट्रीज को बोला यही हमारा सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, किसके साथ? डब्ल्यूटीओ के साथ, कि आप डेवलप कंट्रीज को तो बेनिफिट कर रहे हो और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके जो बेनिफिट नहीं कर रहे हो, उनको लिबरलाइज कर रहे हो, उनकी पॉलिसीज को आपने लिबरलाइज किया। बट ट्रेड पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए ना जो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों को इक्वली बेनिफिट करें। सो डेवलपिंग कंट्रीज फील चीटेड, क्योंकि लिबरलाइजेशन से, वर्ल्ड ट्रेड से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? डेवलप्ड कंट्रीज को हो रहा है। तो डेवलपिंग कंट्रीज को क्या लगता है कि ये हमारे साथ क्या हो रही है, एक तरीके से चीटिंग हो रही है। सो दे आर्ग्यू फॉर अ मोर लेवल प्लेइंग फील्ड। अब देखो, अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं, जैसे आप और मैं एक गेम खेल रहे हैं, तो जो मैं हूं और आप जो मेरे अपोनेंट है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए ना, तभी तो गेम फेयर होगा। तो डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज का यही पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, जिससे डेवलपिंग कंट्रीज को भी क्या हो, इन पॉलिसीज से बहुत ज्यादा फायदा हो। और ये जो वर्ल्ड ट्रेड हो रहा है, वर्ल्ड ट्रेड किसका पार्ट है? ये पार्ट है हमारा ग्लोबलाइजेशन का। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। ग्लोबलाइजेशन होता है इंटरलिंक्ड होना। हमारा जो इंडियन मार्केट है जब ग्लोबल मार्केट से इंटीग्रेट हो जाए, जब इसमें इंटरलिंक्ड हो, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। और मैंने आपको बताया था कि ग्लोबलाइजेशन में एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होता है गुड्स का, सर्विसेज का, पीपल का, नॉलेज का, डिजीजेस का भी। जैसे कोरोना का भी एक्सचेंज हुआ था किसमें? ग्लोबलाइजेशन में। तो उस ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो ग्लोबलाइजेशन के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट से कि ग्लोबलाइजेशन के क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो सबसे पहला इम्पैक्ट है इंक्रीज कंज्यूमर चॉइसेस। जैसे कि आप हो, आपको फोन लेना है, आप मार्केट में जाओगे, पहले क्या होता था, सिर्फ नोकिया या रिलायंस एक दो कंपनीज के फोन आते थे। बट अगर अभी आप जाओगे मार्केट में एक फोन लेने के लिए, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ चॉइस है, इतनी सारी कंपनीज हैं। तो क्या हुआ, चॉइसेस इंक्रीज हुई, किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और राइज ऑफ इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज।
आप देखो, जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो इंडिया की कंपनीज भी क्या करती है, बाहर जाके इन्वेस्ट करती है। तो इंडियन कंपनीज को भी क्या मिला, बहुत बड़ा मार्केट मिला। तो इंडियन कंपनीज ने भी बाहर जाके काम करना स्टार्ट किया। तो इंडिया के जो इंडस्ट्रीज थी उनको एक ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन मिला। फिर उसके बाद करते हैं ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। ये भी किसका पार्ट है, ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, कि ग्लोबलाइजेशन से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ हमारे सर्विस सेक्टर को। हमारी आईटी इंडस्ट्री ने क्या किया, बूम किया। वो किसका पार्ट है, वो है ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट आई हमारी कंट्री में, काफी सारी जॉब्स जनरेट हुई, किसके थ्रू, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन से हमें काफी सारे बेनिफिट्स हुए हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या है, इसके अंदर लोगों को क्या मिली, बहुत सारी चॉइसेस मिली। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हैज बेनिफिट कंज्यूमर्स particularly अर्बन वेल ऑफ। देखो, जो अर्बन लोगों के लोग थे, जो वेल ऑफ लोग थे, उन्हें काफी सारी चॉइसेस मिली। जैसे आपको कोई भी फोन लेना है, कोई भी कपड़ा लेना है, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ चॉइसेस हैं। जैसे आपको हायर एजुकेशन लेनी है, उसके लिए भी कितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। आप इंडिया में रह के भी पढ़ सकते हो, आप आउट ऑफ इंडिया जाके भी पढ़ सकते हो। तो ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है हमारा ग्लोबलाइजेशन का। तो ये ग्लोबलाइजेशन का क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। फिर बाय इन्होंने क्या किया, इन्होंने चॉइसेस अवेलेबल करवाई। पहले क्या होता था, चॉइसेस लिमिटेड होती थी, बट ग्लोबलाइजेशन हुआ, प्रोडक्शन हुआ, गुड्स आए, सर्विसेज बढ़ी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, चॉइसेस इंक्रीज हुई एंड क्वालिटी इंप्रूव हुई। सबसे बड़ी बात क्या है, जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी थी वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई, किसके थ्रू, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। फिर दिस हैज लेड टू हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स फॉर दीज इंडिविजुअल्स। अब देखो, जो अर्बन वेल ऑफ फैमिलीज के जो लोग थे, उनकी चॉइसेस इंक्रीज हुई, उनके पास मनी था, उन्होंने क्या किया, अपनी जो चॉइसेस थी उनकी चॉइसेस इंक्रीज हुई, उन्होंने अच्छी क्वालिटी की चीजें लेना स्टार्ट करी। उससे क्या हुआ, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप हुआ। ये किसका बेनिफिट है, ये बेनिफिट है ग्लोबलाइजेशन का। और क्या इम्पैक्ट हुआ था ग्लोबलाइजेशन का, जैसे कि इंडियन कंपनीज हैं, जैसे कि बात करें हम इन्फोसिस की बात करें, एशियन पेंट्स की बात करें, वो सिर्फ पहले इंडिया में ही वर्क करती थी, इंडिया के कंज्यूमर्स को ही सर्व करती थी। बट जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो इंडियन कंपनीज ने भी बाहर जाके इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, अपनी सर्विसेज को देना स्टार्ट किया। तो जो इंडिया की कंपनीज थी, उन्हें ग्लोबल लेवल पे क्या मिला, रिकॉग्नाइजेशन मिला, और उन्हें बहुत बड़ा मार्केट मिला। तो ये किसका इम्पैक्ट है, ये भी इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। तो इंडियन जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी वो क्या हुई, इंक्रीज हुई। इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स की गाड़ी सिर्फ इंडिया में नहीं बिकती है, आउट ऑफ इंडिया भी सेल आउट होती है। अगर हम बात करें इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस इंडिया में भी वर्क करता है, यूएस में भी वर्क करता है, और काफी सारी अलग अलग कंट्रीज में वर्क करता है। तो ये किसका इम्पैक्ट है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, सर्विसेज होता है, और नॉलेज शेयरिंग होती है। तो ये सब किसका इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। और मैंने आपको बताया था कि चीजें इवॉल्व होती जाती हैं, चीजें चेंज होती जाती है, लोगों के पास चॉइसेस अवेलेबल होती हैं। और जो टॉप इंडियन कंपनीज हैं, हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इंक्रीज्ड कंपटीशन। अब देखो, जो इंडियन कंपनीज थी, उन्होंने बाहर जाके इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, और जो बाहर की कंपनीज थी, उन्होंने इंडिया में आकर क्या किया, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। तो उससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा, कि किसका प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा होगा, जिसका प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा होगा वो ज्यादा सेल आउट होगा। तो कंपटीशन इंक्रीज हुआ, और हमारे पास क्या आई, एडवांस टेक्नोलॉजीज आई। कुछ टेक्नोलॉजी जो हमारे पास थी, वो लोगों ने जो फॉरेनर्स थे, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, फॉरेनर कंपनीज आई हमारे इंडिया में आई, जो एमएनसीज हमारे इंडिया में आई, उन्होंने क्या किया, हमसे कुछ टेक्नोलॉजीज ली। जो उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी थी, वो इंडियंस ने अडेप्ट करी, और क्या हुआ, टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करना स्टार्ट किया अपने इंडस्ट्रीज के अंदर। तो इन्वेस्टिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी, और जो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स थे, क्योंकि क्वालिटी इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। अगर आप वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड कर रहे हो, अगर आप वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स को, तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि आपके जो प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स हैं और क्वालिटी है, वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो दैट इज अ नेसेसिटी, कि अगर आपको अपने जो प्रोडक्ट्स है उनको अगर आउट ऑफ इंडिया सेल आउट करना है, तो क्या हुआ, इंडिया की जो कंपनीज थी वो भी क्या बनी, मल्टीनेशनल बनी। ये किसका इम्पैक्ट था, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट था।
फिर जब अलग अलग कंट्रीज आएंगी, अलग अलग कंपनीज आएंगी, तो उसको उनको क्या चाहिए होंगी, सर्विस चाहिए होंगी। सर्विस के अंदर क्या क्या चाहिए, आईटी सर्विसेज चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज चाहिए। और आपको पता है कि जो सर्विस सेक्टर है वो हेल्प करता है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की। तो सेकेंडरी सेक्टर ने बहुत ज्यादा ग्रो करवाने के लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए, सर्विस सेक्टर की हेल्प चाहिए। तो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ हुई किससे, ग्लोबलाइजेशन से। जो हमारा आईटी सेक्टर है वो तो पूरा का पूरा डिपेंड करता है ग्लोबलाइजेशन पे। मतलब जो आईटी सेक्टर ने बूम किया है वो किसकी वजह से किया है, वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफी सारा बूम किया है। तो ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज। काफी सारी जो सर्विसेज है वो किसने प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, वो प्रोवाइड करना स्टार्ट किया हमारे इंडिया की कंपनीज ने, आईटी कंपनीज ने स्टार्ट किया। इससे क्या हुआ, सर्विस सेक्टर ग्रो हुआ, काफी ग्रो हुआ। फिर सर्विसेज आर नाउ चीपर इन इंडिया। जो इंडिया की सर्विसेज है और इंडिया की जो लेबर है वो कंपैरेटिवली चीप है अगर हम ग्लोबल मार्केट में देखें तो। उसके बाद एक्सपोर्टेड टू डेवलप्ड कंट्रीज। जो हमारे सर्विस सेक्टर है वो क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी सर्विसेज क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज को। जैसे यूएस जैसी कंट्रीज हैं, वहां पे क्या होती है, हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट होती हैं। तो ग्लोबलाइजेशन से काफी ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट हुआ किसको, सर्विस सेक्टर को। और इसके एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे कि डेटा एंट्री हो गया, अकाउंटिंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हो गया, इंजीनियरिंग, इन सब ने क्या किया, ग्रो करना स्टार्ट किया। और ये सब किसका पार्ट है, ये पार्ट है सर्विस सेक्टर का। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो डेवलप जो ये कंट्री एमएनसीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज की जो कंपनी है और एमएनसीज हैं, अगर ये इंडिया में आती हैं तो ये क्या करेंगी, ये इन्वेस्टमेंट करेगी और अपनी इंडस्ट्रीज को यहाँ लगाएंगी। जब ये अपनी इंडस्ट्रीज को यहाँ लगाती हैं तो इन्हें क्या चाहिए होगा, इन्हें बिल्डिंग चाहिए होगी, इन्हें रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो ये क्या करेंगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। और अगर कोई भी इंडस्ट्री हमारी इंडिया के अंदर अगर आती है तो वहां पे काम करने के लिए उनको लेबर चाहिए होगी। तो लेबर से क्या होगा, और भी ज्यादा जॉब्स जनरेट होगी। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, एमएनसीज आती है हमारी कंट्री में। अगर एमएनसी आई या किसी भी कंट्री में कोई भी इन्वेस्टमेंट आया तो इन्वेस्टमेंट भी आएगा, साथ साथ में जॉब्स भी जनरेट होगी। तो ये भी क्या है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है किसका, ग्लोबलाइजेशन का। सो एमएनसी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, जॉब्स क्रिएट होंगी, जैसे कि सेल फोन्स की जॉब हो गई, ऑटोमोबाइल्स आया इंडिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड, बैंकिंग, ये सब क्या है, ये इन्वेस्टमेंट आया इंडिया में और अलग अलग सेक्टर्स में जॉब इंक्रीज करना स्टार्ट हुई। तो ये किसका इम्पैक्ट है, ये है ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट। कौन सा इम्पैक्ट, जो अच्छा इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन ने हमारे इंडिया पर डाला है। अब क्या है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, ये जो इम्पैक्ट है, जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है, इसे क्या करना चाहती है, इसे और ज्यादा अच्छा करना चाहती है कि और भी कंपनीज आए और इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करें। तो उसके लिए क्या करती है, उसके लिए हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक ऐसा स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोवाइड करती है, जिसे बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये इस तरीके का एरिया होता है जहां पर जो भी, अगर आपको फॉरेन ट्रेड करना है और जो भी इंडस्ट्रीज लगानी है उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें दी जाती है। जैसे कि इजीली वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो वर्ल्ड क्लास लेवल का होगा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अच्छे तरीके से अवेलेबल होगी, वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, मतलब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो अलग है। उसके बाद अगर हम बात करें टैक्स की, तो टैक्स में भी बेनिफिट्स लगते हैं अगर आप वहाँ पर अपना इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी फॉरेन कंपनी आई, उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्टमेंट किया, तो उन्हें क्या बेनिफिट होगा, सबसे पहले तो उन्हें टैक्स में रिबेट मिलेगी, उनको 5 इयर्स तक टैक्स पे नहीं करना है। और उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वर्ल्ड क्लास लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जिसमें अच्छी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स सब अच्छे लेवल पे अवेलेबल होंगे। तो ये गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री आ रही है, कोई भी फॉरेन ट्रेड को क्या करती है, उसको और भी ज्यादा सपोर्ट करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज लेकर आती है, ताकि इंडिया में क्या हो, फॉरेन ट्रेड इंक्रीज हो। ये एक बेनिफिट है किसके लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए। फिर हम बात करते हैं कि लेबर लॉज में भी क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। जैसे कि आपको पता है अगर कंपनीज आई, वो इन्वेस्टमेंट करेगी, उन्हें काम करने के लिए क्या चाहिए होंगे, लेबर्स चाहिए होंगे।
अब लेबर लॉज क्या होते हैं, हमारे यहाँ के इतने ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है, थोड़े फ्लैक्सिबल लेबर लॉज है। इजीली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे कि हाई पीक सीजन हुआ, समझ लो दिवाली का सीजन हुआ, कोई क्रैकर्स कंपनी है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उनको ज्यादा लोग चाहिए होंगे, क्योंकि उस टाइम पे क्रैकर्स की डिमांड ज्यादा होगी। तो उन डिमांड्स को इंश्योर करने के लिए क्या होगा, ज्यादा लोगों को हायर किया जाएगा। तो जब डिमांड थी तब लोगों को हायर किया, जब डिमांड खत्म हो गई तब लोगों को हटा भी दिया जाता है। तो ये क्या होता है, फ्लैक्सिबल होते हैं। कैसे लेबर लॉस फ्लैक्सिबल है, मतलब कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है कहाँ पे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, ताकि जो कंपनीज हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, और वो हमारे इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करें। तो कंपनीज कैन इग्नोर सम वर्कर्स प्रोटेक्शन रूल्स। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे जो कंपनीज बनती हैं, जो इंडस्ट्रीज लगती हैं, वो इग्नोर कर सकती हैं प्रोटेक्शन रूल्स को, और जो टेम्परेरी वर्कर्स हैं उन्हें हायर कर सकती है जब पीक सीजन हो तब। तो इसका रीजन क्या है, क्यों ये किया जा रहा है, ताकि जो लेबर कॉस्ट है कंपनीज की क्या हो, वो कम हो और ज्यादा से ज्यादा उनको प्रॉफिट हो। सो दैट्स द रीजन। पर आप मुझे एक बात बताओ, जब इतना ज्यादा रिलैक्सेशन दिया जाएगा तो कंपनीज में इजीली हायर एंड इजीली फायर की पॉलिसी आएगी। तो अब इन कंपनीज को क्या लगता है कि और भी ज्यादा रिलैक्सेशन दिया जाए, और भी लोगों को बेनिफिट दिया जाए, और भी कंपनीज को बेनिफिट दिया जाए। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि लेबर का क्या होगा, लेबर का तो एक्सप्लॉयटेशन होगा ना इन सब चीजों से। तो कंपनीज क्या चाहती है, और भी ज्यादा रिलैक्सेशन दिया जाए। तो यहाँ पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है, फॉरेन कंपनीज स्टिल डिमांड फॉर द रिलैक्सेशन। वो क्या बोलती है, जितने भी लेबर लॉज है उसमें और भी ज्यादा रिलैक्सेशन दो। फिर उसके बाद कॉम्प्रोमाइज वर्कर राइट्स एंड प्रोटेक्शन। अब देखो, इस अगर और भी ज्यादा रिलैक्सेशन दिया जाता है तो जो वर्कर्स के राइट्स हैं वो भी तो एक्सप्लॉइट होंगे, वर्कर्स का प्रोटेक्शन का क्या। तो कंपनीज बोलती है कि नहीं, और भी ज्यादा रिलैक्सेशन दिए जाएं। बट गवर्नमेंट का कंसर्न है कि हमें प्रोटेक्शन भी करना है, किसके, वर्कर्स के राइट्स का प्रोटेक्शन करना है। अब ये जो सारी बातें करी हमने, सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट डिस्कस किए किसके, ग्लोबलाइजेशन के। अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हुए ग्लोबलाइजेशन के, तो मैंने आपको बताया था जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो इंटीग्रेशन होता है किसका, इंडियन मार्केट का, या जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है वो उसका इंटीग्रेशन होता है किससे, ग्लोबल मार्केट से। तो इट इज अ इंटीग्रेशन एंड इंटरलिंक्ड प्रोसेस। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, जब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ तो जो एमएसएमईज थी, छोटे वर्कर्स थे, उन्हें क्या हुआ, इससे बहुत ज्यादा लॉस हुआ और उनकी इंडस्ट्रीज क्या हुई, बंद हो गई। So small manufacturers in various industries like plastic, vegetables, क्या हुआ, इनकी जो इंडस्ट्रीज थी बंद हो गई। जो छोटे छोटे एमएसएमई चला रहे थे, छोटे छोटे अपने प्रोडक्शन हाउसेस चला रहे थे, उनका क्या हुआ, वो compete नहीं कर पाए इस ग्लोबलाइजेशन से और उनकी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, मैनी वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब। देखो, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, बड़ी बड़ी कंपनीज आई, तो कुछ लोगों के पास कम स्किल्स थी, कुछ सेमी स्किल्ड थे, और कुछ लोगों के पास उस लेवल पे स्किल्स नहीं थी। तो बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई। उसका रीजन था काफी सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, उस वजह से भी काफी सारे लोगों की जॉब्स चली गई। और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, एम्प्लॉयज प्रेफरेंस फॉर लेस परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। आप देखो, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लोगों को हायर करती है। अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लोगों को हायर करेगी तो उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं देने पड़ेंगे, जैसे कि पीएफ नहीं देना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जैसे कि मैटरनिटी लीव नहीं देनी पड़ेगी। तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, ये प्रेफर करती हैं कि वो जो एम्प्लॉयज को हायर कर रही हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर करें। तो ये किसकी वजह से हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ। जो परमानेंट जॉब्स थी उनका कल्चर काफी कम हो गया। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसकी वजह से क्या हुआ, जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कम हो गई, वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कम हो गई। इजीली हायर और फायर की पॉलिसी पे गेम सारा चलने लगा, सारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो इजीली हायर और फायर की पॉलिसी पे चलने लगे। और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है कि मोस्ट वर्कर्स नाउ वर्क इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। मैंने आपको बताया था दो तरह के सेक्टर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशंस, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर।
ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता है। तो जो मोस्ट ऑफ वर्कर्स हैं, वो एज अ लेबर अगर किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ लोग अभी जो वर्क कर रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। ये भी क्या है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। फिर अगर हम बात करें, वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर नो लॉन्गर एंजॉय द सेम प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट्स। पहले जो इंडस्ट्रीज थी वहां पे क्या होता था, वहां पे अगर आपको वर्क दिया जाता था तो आपको मेडिकल लीव मिलती थी, आपको बेनिफिट्स दिए जाते थे, आपको पीएफ मिलता था, आपको अलग अलग तरीके से प्रोटेक्शन मिलता था। पर ग्लोबलाइजेशन की वजह से इन सब में रिडक्शन आया है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें ग्लोबलाइजेशन की, तो ग्लोबलाइजेशन ने उन लोगों को बहुत अच्छा इम्पैक्ट किया है जो एजुकेटेड थे, जो स्किल्ड थे, उनके ऊपर काफी अच्छा बेनिफिट हुआ है किसका, ग्लोबलाइजेशन का। बट अगर मैं बात करूं जिन लोगों के पास स्किल कम थी, जो रूरल बैकग्राउंड के लोग थे, उनके ऊपर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है किसका, ग्लोबलाइजेशन का। तो हम कह सकते हैं, while it has created opportunities for certain sectors and consumer, it is crucial to address the concern। देखो, कुछ लोगों को तो बेनिफिट किया, जैसे कि अर्बन वेल ऑफ के लोग थे, उन्हें काफी सारा बेनिफिट हुआ। बट जो लोग जैसे रूरल बैकग्राउंड के थे, जिनमें स्किल्ड नहीं थी, उनके कंसर्न्स को एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर दोज हु हैव नॉट बेनिफिटेड और इवन फेस चैलेंजेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, काफी सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। जिन लोगों के पास स्किल नहीं थी, उन्होंने काम करना बंद कर दिया, उनकी जॉब्स चली गई। तो गवर्नमेंट कैसे इंश्योर कर सकती है, इन चीजों को कैसे एड्रेस कर सकती है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है ग्लोबलाइजेशन को, इसे कैसे ठीक कर सकती है, इनके लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकती है। तो ये जो स्ट्रगल हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो कुछ सेक्शंस को तो बेनिफिट हो गया है। जो जिन लोगों को नुकसान हो रहा है, उनके जो स्ट्रगल है, उनको कैसे ठीक कर सकती है, कैसे फेयर ग्लोबलाइजेशन को इंश्योर कर सकती है, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में जो गैप आ रहा है, जो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लोगों के बीच में जो गैप आ रहा है, जो एजुकेटेड है, नॉन एजुकेटेड है, इनके बीच में जो गैप आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इन्हें जो नुकसान हो रहा है, इस चीज को गवर्नमेंट कैसे इंश्योर कर सकती है, कैसे इसे ठीक कर सकती है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकती है। सो स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज अनइवन बेनिफिट्स। इसके क्या हुए, बहुत ज्यादा अनइवन बेनिफिट्स हुए। अब बेनिफिट्स किसको हुए, जिनके पास एजुकेशन थी, स्किल थी और वेल्थ थी, इनको तो क्या हुआ, सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ। और जिन लोगों के पास हैव नॉट शेयर द बेनिफिट्स, काफी सारे लोग थे जो अनएजुकेटेड थे, स्किल्ड नहीं थे, उन्हें क्या हुआ, इसका फायदा नहीं हुआ, ग्लोबलाइजेशन का इन लोगों को फायदा नहीं हुआ। तो अब क्या गवर्नमेंट स्टेप्स ले सकती है ताकि इनको भी फायदा हो, इनका भी अच्छा हो ग्लोबलाइजेशन से। तो फर्स्ट स्टेप इज फोकस ऑन पॉलिसीज फॉर ऑल। अब ऐसा ना हो कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका फायदा सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को, या बड़े बड़े लोगों को, या अर्बन लोगों को, या वेल ऑफ फैमिलीज को। इसके अंदर ऐसी पॉलिसीज बनानी होगी कि लेबर को भी क्या किया जाए, लेबर को भी प्रोटेक्ट किया जाए, रिच को भी प्रोटेक्ट किया जाए, मतलब हर सेक्शन को इसका क्या हो, फायदा हो। ये किससे इंश्योर कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज इस तरीके की बनाए कि ग्लोबलाइजेशन से सबको इक्वली बेनिफिट हो। और क्या कर सकते हैं, इंश्योर लेबर लॉस आर इम्प्लीमेंटेड एंड वर्कर्स गेट देयर राइट्स। अब देखो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आती हैं, वो क्या बोलती हैं कि लेबर लॉस में रिलैक्सेशन कर दो। तो इन लेबर लॉस के अंदर रिलैक्सेशन करने से क्या होगा, उनके राइट्स प्रोटेक्ट नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट क्या इंश्योर कर सकती है, जो राइट्स है वो प्रोटेक्ट कर सकती है, किनके, उन लोगों के लिए जो एज अ वर्कर काम कर रहे हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। और सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स। अब देखो, जो एमएसएमईज के अंदर लोग वर्क कर रहे हैं, उनको क्या कर सकती है, उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकती है, उनसे टैक्स नहीं ले सकती, उनकी स्किल्स को डेवलप कर सकती है। अगर वो ज्यादा स्किल्ड होंगे तो वो और भी अच्छी चीजों का प्रोडक्शन करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उन्हें स्किल्स प्रोवाइड कर सकती है, उन्हें उनकी स्किल्स को एनहांस कर सकती है, जो छोटे छोटे सेक्टर्स में लोग
वर्क कर रहे हैं उनकी स्किल्स पे काम कर सकती हैं। और इफ नेसेसरी यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। आपको मैंने बताया था कि अगर किसी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना होता है तो वो क्या करती है, उस पर ट्रेड बैरियर्स लगा देती है और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स लगा देती है कि इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ही आएंगे, इतना ही इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हमारे इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड बैरियर्स लगा सकती है, इन्वेस्टमेंट बैरियर्स लगा सकती है और नेगोशिएट एट द डब्ल्यूटीओ फॉर फेयरर रूल्स। और मैंने आपको बताया था जो डब्ल्यूटीओ है ये किसने बनाया है, ये बनाया है डेवलप्ड कंट्रीज ने और ये बनाया था 1995 के अंदर। तो जो डब्ल्यूटीओ है वो बनाया है डेवलप्ड कंट्रीज ने, तो ये ज्यादा बेनिफिट करता है डेवलप्ड कंट्रीज को। तो इसके साथ नेगोशिएट किया जा सकता है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डेवलपिंग कंट्रीज की भी मानी जाए। तो गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाए जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को इक्वली बेनिफिट करें। तो इस तरीके से नेगोशिएशन से क्या हो सकता है, वर्ल्ड ट्रेड ज्यादा अच्छे से हो सकता है और उससे डेवलपिंग कंट्रीज को भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और क्या किया जा सकता है जो पावर ऑफ पीपल है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, कैंपेनियन कर सकते हो आप लोग और प्रोटेस्ट कर सकते हो, जो भी गलत चीजें उनके लिए बता सकते हो। वर्ल्ड लेवल पे प्रोटेस्ट हो सकता है, आजकल तो हैशटैग चलता है, ट्विटर पे कैंपेनियन चला सकते हो। तो ये सब क्या है, एक तरीके का तरीका है डब्ल्यूटीओ के साथ बताने का कि जो ट्रेड हो रहा है, जो लेबर लॉस फॉलो हो रहे हैं वो ठीक नहीं है। सो रिप्रेजेंटेशन बाय द पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, आपने देखा होगा बहुत सारी एनजीओज भी वर्क करती हैं लोगों के जो राइट्स है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दिस इज द वे जिससे आप जो राइट्स है, जो प्रोटेक्शन है, जिन लोगों को ग्लोबलाइजेशन से इम्पैक्ट हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, उन्हें क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को, ताकि जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो क्या हो, सस्टेनेबल हो और सभी को क्या करे, बेनिफिट करे। क्योंकि लोगों के पास इतनी पावर है, वो चाहे जो कर सकते हैं, वो डिसीजंस को चेंज करवा सकते हैं, चॉइसेस बना सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ऐसा होना चाहिए, पॉजिटिव भी हो और सब लोगों पे और वो सस्टेनेबल हो। सो ये सब क्या पढ़ा हमने, ये सब पढ़ा हमने क्या, ग्लोबलाइजेशन की पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पढ़े, नेगेटिव इम्पैक्ट्स पढ़े और हमने डिस्कशन किया हमारा स्टेप्स टू एंश्योर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या थे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, जॉब्स बढ़ रही हैं। और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था, ये एनवायरनमेंट को हार्म करता है। उसके बाद जो लेबर लॉज है उन्हें क्या करता है, उन्हें रिलैक्सेशन मिलती है, लेबर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, जो छोटी इंडस्ट्रीज थी वो बंद हो गई। तो ये क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। और कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि फेयर तरीके से ग्लोबलाइजेशन हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हो वो इस तरह की हो कि वो सबको बेनिफिट करें, जो लेबर लॉज हो थोड़े कम रिलैक्स्ड हो, जो लेबर्स हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाए और लोगों को स्किल्ड किया जाए ताकि वो जो ग्लोबल मार्केट है उसके अंदर compete कर सकें। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था हमारे इस पार्ट में। अब नाउ इट्स टाइम टू चेक योर नॉलेज कि आपको कितनी चीजें समझ में आई हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, which one of the following Indian industry has been hit hard by globalization? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें टॉय की स्टोरी थी, कैसे जैसे ही लिबरलाइजेशन हुआ तो इंडिया का जो पूरा मार्केट था वो किसने कैप्चर किया था, चाइनीज टॉयज मार्केट ने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया था। तो ऐसा लिबरलाइजेशन से कौन सा ऐसा मार्केट था जो सबसे ज्यादा हार्डली हिट हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन इज आईटी इंडस्ट्री। देखो आईटी इंडस्ट्री को तो क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। टॉय मेकिंग, सो दैट्स द आंसर, टॉय मेकिंग। इस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा क्या हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ किससे, ग्लोबलाइजेशन से। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, which one of the following organization lays stress on the liberalization of foreign trade and foreign investment? देखो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंश्योर करती है? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने आपको बताया कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड ट्रेड को रेगुलेट करने का काम करती है, ट्रेड बैरियर्स को हटाने का काम करती है। तो कौन सी थी वो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये रहा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। टिल द नेक्स्ट पार्ट कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।